हेलो भाई, विदिगन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मारपीट के केसों में एक्यूज पर्सन यानी जो आरोपी व्यक्ति होता है उसको कोर्ट बरी क्यों कर देती है या उसको जमानत आसानी से क्यों मिल जाता है। इस महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे डेली ऐसे लोगों से बात होता है कि मारपीट तो हुई है, चोट लगी है, नुकसान हुआ है, फिर भी आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल गई, आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें कौन सी ऐसी कमियां हो जाने की वजह से कोर्ट आरोपी व्यक्ति को जमानत दे देती है, पुलिस आरोपी व्यक्ति को जमानत दे देती है या बरी कर देती है। इन सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। साथ में दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विदिगन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विदिगन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके साथ अगर मारपीट होता है तो मारपीट का जो सेक्शन है 323, 324, 325, 326 ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को लगभग 40 से 50 हजार लोगों ने व्यू किया है। उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उस वीडियो को देखने के बाद ही लोग मुझसे जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मारपीट होता है तो 323, 324, 325 और 326 की धाराएं लगनी चाहिए। 504, 506 की भी धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ये धाराएं तो बहुत लोग को केस में देखता हूँ कि नहीं लगती है। 307, 308, 354, 379 ये सब सेक्शन उनके केसों में लग जाता है, जिसके वजह से वहीं पे उनका केस कमजोर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मारपीट का अगर केस होता है तो मारपीट के केसों में अगर बताया गया है कि अगर कोई चाटा मार देता है यानी कोई छोटा सा अगर नुकसान पहुंचाता है तो 323 लगता है, और अगर उसने गाली गलौज किया है, मान किया है तो 504 उसके साथ लगा दी जाती है। अगर उसने किसी लाठी डंडे से चोट पहुंचाया जिसकी वजह से 1-2 घंटे तक उसको दर्द होता है, सूजन होता है, तो उसमें 324 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी हथियार से अगर कोई नुकसान पहुंचाता है और 1-2 घंटे तक सूजन रहती है, उसको 1 दिन तक पीड़ा रहती है, 1 दिन से ज्यादा अगर उसको पीड़ा नहीं रहती है किसी हथियार के चोट से भी, तो 324 लगाया जाता है। 324 जो है अगर लग गया, इसमें आरोपी व्यक्ति को पुलिस जमानत नहीं दे सकती। इसके लिए आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ही जाना पड़ता है। और इसके बाद 325, 325 से कहता है कि किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा चोट पहुंचा देना कि वो 24 घंटे तक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है या 24 घंटे तक वो आती है, यानी हाथ मुक्का किसी भी चीज से, साधारण चीजों से ही उसको ऐसा चोट पहुंचा दिया जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चोटिल हो जाता है। तो ऐसे में 325 लगाया जाता है। 325 वैसे अवेलेबल है, पुलिस भी उसको जमानत दे देती है। लेकिन 326 की मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसे हथियार से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इतने गंभीर से चोट पहुंचा देता है कि उसको 24 घंटे से ज्यादा उसको हॉस्पिटल में भर्ती रह जाना पड़ता है, 20 दिन तक उसको हॉस्पिटल में भर्ती, उसका कोई काम नहीं करता है, तो ऐसे में 326 लगाई जाती है। 326 जो है बहुत खतरनाक सेक्शन है। ये 326 जो है ना 307 के बराबर है। यानी 326 में जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी जीवन के कारावास तक उसको सजा मिलेगी या मिनिमम 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। मान लीजिए कि कोई चोट ऐसे हथियार से पहुंचाया गया, रॉड से पहुंचाया गया, किसी लाठी से पहुंचाया गया, सर फट जाता है, सर से खून आती है, उसको टाके लगते हैं, उसको 20 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, 326 लगवाइए, 307 नहीं। अगर आपके मारपीट में अगर ऐसी चोटें आती है जिससे कोई अंग टूट जाता है, कोई अंग हट जाता है या कट जाता है, जिसके कटने की वजह से वो शरीर उस एरिया का काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में आप 326 लगना चाहिए। अगर 326 लगता है तो कोर्ट में ये प्रूफ भी हो जाएगा और जो आरोपी व्यक्ति है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी जीवन तक उसको सजा मिल सकता है। और साथ में अगर जीवन तक नहीं तो कम से कम उसको 10 वर्ष तक की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अक्सर केसों में देखा गया लोग 307 का इस्तेमाल करते हैं, 308 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसों में मैं देख रहा हूँ कि साथ में 354 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं
कि किसी महिला को लड़ाई झगड़े में कपड़ा फट गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, इस तरीके का भी सेक्शन जुड़वा देते हैं। साथ में भी जुड़वा देते हैं कि महिला के गले में या किसी व्यक्ति के गले में चैन था, उसको आरोपी व्यक्ति ने चैन खींच लिया, 379 का भी यानी चोरी का मामला बना देते। अब इससे क्या होता है कि जब आप मारपीट हुआ रहता है और उस मारपीट के केस में आप छेड़खानी का भी मामला डाल देते हैं, चोरी का भी मामला डाल देते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कोर्ट के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कि ये तो हुआ था मारपीट, यहाँ तो छेड़खानी भी हो गई, यहाँ पे चोरी भी हो गई, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसको बहुत बारीकी से जांच करना पड़ता है। अगर कोई भी सेक्शन अगर आपका हट जाता है, अगर 354 का पता चलता है कि नहीं ये तो मामला ही नहीं, तो वहीं पे आरोपी व्यक्ति का बचना आसान हो जाता है, क्योंकि वो केस वहीं पे खराब हो जाता है। डाउट ऑफ जो बेनिफिट है वो आरोपी व्यक्ति को मिलता है, उसको एक्यूज को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी अपने केस में डाउट ना छोड़िए, ऐसी कोई बातें ना लिखिए, कोई ऐसी FIR मत बताइए जो वो डाउट में ही आ जाए, वो ऐसी बातों में आ जाए कि आपको लगे कि वो केस फॉल्स है, इसमें कुछ ना कुछ कहानी बनाई गई है। साथ में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरीके का अगर आपका मामला है उसी तरीके का एविडेंस कोर्ट मांगती है। कोर्ट को अगर उस तरीके का एविडेंस नहीं मिलेगा तो ये डाउट ऑफ बेनिफिट एक्यूज पर्सन को जाएगा। ये डाउट वो एक्यूज के वकील उठा लेंगे और आप उस केस में हार जाएंगे। आपको चोटें आई होगी, फिर भी आपको कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने डाउट बना दिया, एक ऐसी बातें उसमें पैदा कर दिया कि वो केस लग रहा है कि ये झूठी बनाई गई है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आप मेरे 323, 324, 325, 326 का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो को आप बारीकी से देखिए, आप समझिए। और साथ में दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो मैं उनसे पूछा कि जब आपने ये FIR दर्ज कराने गए तो क्या आपने खुद लिख के दिया या मौखिक दर्ज कराया? तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमने किसी वकील साहब से लिखा या किसी व्यक्ति से लिखवाया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपका केस कमजोर हो जाता है। अगर आप मामला दर्ज कराने जाते हैं, FIR दर्ज कराने जाते हैं, तो आपके साथ जो घटना हुई है उतना ही बताइए, एक्स्ट्रा कुछ बताइएगा, आपका ही केस कमजोर। अब किसी वकील के थ्रू अगर आप FIR लिखवा के जाइएगा तो वकील साहब तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें डाल ही देंगे जो कि आपको भी नहीं पता होगा, और पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चला वो मामला ही नहीं हो। क्योंकि अक्सर ऐसे देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे वकील लोग मारपीट का कोई जाता है कि सर एप्लीकेशन लिख दीजिए, FIR देना है, तो उसमें वो अपने आप ही छेड़खानी का मामला, वो चोरी का मामला बना देते हैं, फिर बाद में एक्यूज को उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी आपके साथ जो फर्स्ट क्या हुआ है इस बात को आपको दर्ज करना होता है। जितने कम शब्दों में और जितने अच्छे शब्दों में आप इसको अपने पुलिस को बताइएगा, लिख के दीजिएगा, उतना आसानी होगा कि आपको उस केस में इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगा, आपके पक्ष में होगा, और जो बातें होगी वही बातें होगी। मान लीजिए कि जैसे कि आपने किसी वकील से लिखा है, किसी व्यक्ति से लिखा लिया, वो क्या लिखा नहीं लिखा, पुलिस उस पर एक्शन ली, चार्जशीट तैयार की, आपको नहीं पता। जब आपको एग्जामिन के लिए यानी कोर्ट में जब गवाही के लिए बुलाया जाएगा तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको पता नहीं कि आपने FIR में क्या लिखा था, आपने FIR में क्या बताया था, और जो आपका डिफेंडेंट, जो आपके आरोपी के जो वकील होंगे वो उसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, जिसके वजह से आपका केस वहीं पे कमजोर हो जाता है। तो आप इस बात को जरूर समझिए कि अगर आप FIR दर्ज कराने जाते हैं तो आपके साथ जो घटना है उसी घटने को बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मामला दर्ज होगा, उसी के अकॉर्डिंग एविडेंस प्रूफ होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आरोपी व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो आपके साथ जो घटना हुई है, जो अपराध उसने आरोपी ने किया है, उसकी सजा उसी इतना ही मिलेगा। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इससे बचिए। अगर आप आरोपी व्यक्ति को सजा दिलवाने चाहते हैं तो आप सही से इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, सही से केस का इन्वेस्टिगेशन कराइए, सही से कोर्ट में उस केस का प्रूफ कीजिए, तब जाके आरोपी व्यक्ति को सजा मिलेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण लगा प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और विधि ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक नई धाराओं के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।